आदाब नाजरीन, 9:30 बज चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात अदलिया की करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई हैं और आला सतही तब्दीलियाँ हुई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई यानी BR गवाई, जिनका पूरा नाम है, इनके नाम को मंजूरी दे दिया और इस तरीके से जस्टिस BR गवाई भारत के या सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। और सदर हिंद की मंजूरी के बाद वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से ऐलान किया गया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए, जस्टिस BR गवाई अब इस बड़े ओहदे पर 14 मई को जाकर जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा वक्त में सीनियर जजों में इनका शुमार पूरे मुल्क के अंदर होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक तवील मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे, जो मौजूदा CJI है। हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस BR गवाई को मुकर्रर कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह पोस्ट किया है और मरकजी वजीर ने X पर लिखा कि आईने हिंद के अता करदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई या BR गवाई को 14 मई 2025 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर मुकर्रर करते हुए खुशी महसूस हो रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस गवाई के चीफ जस्टिस जब वो बन जाएंगे तो वो मुल्क के 52nd या 52वें CJI होंगे। ताहम वो सिर्फ 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि नवंबर 2025 में वो रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस गवाई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था। 24 नवंबर 1960 को अमरावती महाराष्ट्र में जस्टिस गवाई पैदा हुए। उनके वालिद मरहूम RS गवाई बिहार और केरला के साबिक गवर्नर और एक मशहूर समाजी कारकुन रहे हैं। नए मुकर्रर करदा CJI जिन्होंने 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट की एक एडिशनल जज के तौर पर अपने अदालती करियर का आगाज किया। 12 नवंबर 2005 को मुस्तकिल जज बने। 15 साल से ज्यादा अरसे तक मुंबई, फिर नागपुर, औरंगाबाद और उसके बाद पणजी में बेंचों की सदारत करते रहे और खिदमत अंजाम दी। और SC ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले दूसरे CJI भी वो होंगे। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पहले चीफ जस्टिस, जिनका नाम KG बालाकृष्णन था, वो मुल्क के अंदर खिदमत CJI की हैसियत से दे चुके हैं। और अब जस्टिस BR गवाई, जिन्होंने बड़े फैसलों की बात करें तो 2016 में नोटबंदी की स्कीम को बरकरार रखने के लिए अक्सरती राय को इख्तियार किया था और उस वक्त हुकूमत के हक में फैसला सुनाया गया था। एक उनकी जजमेंट थी वज़ीर आज़म की क़यादत में, जो भारत सरकार ने फैसला लिया था साल 2016 में 8 नवंबर को, जब नोटबंदी हुई थी। करेंसी को गलत करार देने के लिए मरकजी हुकूमत के इख्तियारात की तौसीक की थी और कहा था कि स्कीम ने तनासुब की जांच को पूरा किया है, बैलेंस किया है। एक तारीखी फैसले में उन्होंने कहा था कि मुल्जिम अफराद की जायदादों को बगैर किसी कार्रवाई के मिसमार करना गैर आईनी है, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई अलग अलग जगहों पर होती रही थी माजी में भी, जो मौजूदा वक्त में बहुत रियासतों के अंदर एक मामूल बना है। तो एक बड़ा फैसला उस पर भी इन्होंने सुनाया था, इस बात पर जोर देते हुए कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जज के तौर पर काम नहीं कर सकती और कानूनी तरीकाकार के बगैर किसी इमारत को, किसी घर को या मिसमारी को अंजाम अगर देना है तो वो एग्जीक्यूटिव की हैसियत से नहीं दे सकते। इसके लिए भी कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। और जस्टिस BR गवाई उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने सियासी फंडिंग या पॉलिटिकल फंडिंग में शफाफियत के बारे में खदशात को दूर करते हुए जो इलेक्शन बॉन्ड स्कीम थी, इसकी आईनी हैसियत का जायजा लिया था। और सबसे बड़ा फैसला उनकी जिंदगी का जो हमारे ख्याल में वो था दफा 370 की मनसूखी का मरकजी सरकार का फैसला, जिसे दुरुस्त ठहराया गया साल 2023 के दिसंबर की 11 तारीख को, जो 5 जजों की आईनी बेंच थी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस BR गवाई यही उनका नाम था, जस्टिस सूर्यकांत, और उस वक्त 5वें और आखिरी या मुल्क के जो CJI थे, जो 50वें चीफ जस्टिस रहे DY चंद्रचूड़, जो 9 नवंबर 2022 से सबसे तवील अरसे तक 10 नवंबर 2024 तक CJI की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। उनके रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जिनका नाम उन्होंने रिकमेंड किया था और उसके बाद वो बने, और अब जब वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं तो 14 तारीख को ये तस्वीर जिस शख्स की है, ये मुल्क का अगला CJI बन जाएगा, जिनने जिम्मेदारी ऑफिशियली संभाल लेनी है। और अब जाकर कॉलेजियम की तरफ से भी जो सिफारिशात थी उनको मान लिया गया है। थोड़ी देर पहले
मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए तस्दीक कर दी है कि जस्टिस BR गवई 14 मई को जिनकी तकर्री होगी अगले चीफ जस्टिस होंगे और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से KG बालाकृष्णन के बाद दूसरे CJI बनने जा रहे हैं। इधर मरकजी हुकूमत ने आज ही संजय परिहार और शहजाद अजीम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के जजों के तौर पर मुकर्रर कर दिया और उनके नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 अप्रैल को की थी। वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने दोनों जजेस को आइन की आर्टिकल 217 की शिक 1 के तहत मुकर्रर किया है। आज वजारत कानून और इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि भारत के आइन की आर्टिकल 217 की शिक 1 का इस्तेमाल करते हुए संजय परिहार और शहजाद अजीम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आला अदालत के लिए जज मुकर्रर किया गया है। परिहार जो कि किश्तवाड़ के गांव हुरना पलमार के रहने वाले हैं और जम्मू में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हैं और इस तरीके से डेप्यूटेशन पर हैं और फिलहाल रुकन जम्मू कश्मीर के स्पेशल ट्रिब्यूनल जम्मू के तौर पर तैनात हैं, खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरा नाम अजीम साहब का है जो सरहदी जिला पुंछ के मेंढर तहसील से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। उनको भी अब नई जिम्मेदारी दी गई है और संजय परिहार के साथ शहजाद अजीम अगले आने वाले 2 जजेस जिनके नामों का ऐलान मरकजी वजारत की जानिब से कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर से आपको रूबरू करते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स हुई हैं और एक बड़ी मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म का एक अहम बयान आया है जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है। ये बयान जारी किया गया और बयान उस वक्त हुआ जब तीनों अफवाज को खुली छूट देने की बात उस मीटिंग के बाद कही गई जिसमें मुल्क की सलामती सूरत हाल के हवाले से भी बात हुई और पहलगाम हमले के बाद अहम तरीन इजलास था। तीनों अफवाज को खुली छूट दी गई। इसकी तस्दीक वज़ीर आज़म के बयान से हुई और हदफ, तरीकाकार और वक्त फौज को तय करना है। वज़ीर आज़म मोदी ने पहलगाम हमले के रद्द अमल में तरीकाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करने में मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। और खबरसां इदारों के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पहलगाम में हमले के बाद मुसल्लह अफवाज को खुली छूट होगी, आज़ादी होगी। मुसल्लह अफवाज मुल्क के रद्द अमल के लिए तरीकाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करेगी क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ज़बरदस्त पुरतनाव सूरत हाल है, नाराजगी है, गमो गुस्सा है। और ये बयान एक आला सतही इजलास के मौके पर दिया गया जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, इसके अलावा तीनों सर्विसेज के सरबराहान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम के मुत्तहिद होने की बात कही। उन्हें मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना काबिलियत पर मुकम्मल एतमाद है। इस बात का भी आज तीनों सर्विसेज की तरफ से यकीन दिलाया गया कि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। मुल्क के मुमकिन रद्दमल के बारे में कयास आराइयाँ मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल ऐसी है। और वज़ीर आज़म मोदी की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात के बाद इन बयानात से ये साफ होता है कि मरकजी हुकूमत आइंदा चंद घंटों में एक बड़ा फैसला भी ले सकती है। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर करने के लिए मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर बुलाई गई थी मगर इसकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई। ताहम सिर्फ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा और कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत से ये वाज़ेह है कि सिर्फ सलामती के उमूर और मुल्क की दिफाई तैयारियों पर बातचीत के लिए बुलाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम हमले के बाद एक बयान में ये भी कहा था कि पहलगाम में सयाहों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों और उनकी पुष्पनाही करने वालों को ज़मीन के आखिरी कोने तक तलाश करेंगे और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की साला इख्तियाराती मीटिंग के बाद RSS के सरबराह मोहन भागवत भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देते हुए भारत ने इब्तदाई इक़दाम के तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया था। पाकिस्तान से अपना सिफारती अमला महदूद करने के लिए कहा था और वो हुआ। बाद में उसके तहत सरगर्मियाँ हुई, पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा देने बंद हुए, मुल्क बदर किया गया। पाकिस्तानी शहरियों को यहाँ से जाने के लिए उसी वक्त कह दिया गया था जो 72 घंटों के दौरान वापस हुए और जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए कुछ इसी तरह के इकदाम इस्लामाबाद की तरफ से हुए थे जिसमें शिमला मुआहिदे से निकलने की बात की गई थी। लेकिन आज की मीटिंग आइंदा की हिकमत अमली, तरतीब, सलामती सूरत हाल के हवाले से दी गई है, यही अभी तक जाहिर हो रहा है जिस पर मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ताहम खबरसां इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म के बयान को कोट किया गया है।
दारुलकुमत दिल्ली में ही इस वक्त एक और मीटिंग हुई है। इतलात के मुताबिक आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत लोक कल्याण मार्ग 7 पर वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जहां अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोवाल और तीनों अफवाज के सरबराहान समेत आला दिफाई हुकाम के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उस मीटिंग के बाद ये मुलाकात हो रही है और दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हमारा कौमी अज़्म है, ये बातें सामने आई। लेकिन इस मुलाकात के फौरन बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और इसकी तस्दीक थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए हुई। तीनों फौजों के सरबराहान से मुलाकात खत्म होते ही आरएसएस के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर पहुंचे और अभी तक की मालूमात के मुताबिक मीटिंग तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। लेकिन मीटिंग में क्या चीज़ें डिस्कस हुई इस हवाले से अगरचे किसी ने खुलकर बात नहीं की, मगर ये ज़रूर है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये मुलाकातें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। इस हवाले से बात हुई है और अब खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग ख़त्म हो गई है। मोहन भागवत के साथ 30 से 35 मिनट तक ये मीटिंग हुई है। लोक कल्याण मार्ग LKM 7 पर दारुलकुमत दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर आरएसएस के सरबराह की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती ज़राए के मुताबिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और हुकूमत के इक़दाम की हिमायत भी की गई है जो फैसले अब तक हुए पहली मीटिंग में। लेकिन मज़ीद इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। इधर बड़ी खबर ये कि मरकजी काबीना का इजलास जो 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद अपनी पहली मीटिंग के लिए हुआ था, लेकिन मरकजी काबीना जहां बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, अपनी पहली मीटिंग या जो कैबिनेट है वो 30 अप्रैल यानी कल करने जा रही है। सुबह 11 बजे इतलात के मुताबिक मीटिंग तलब की गई है और पहलगाम हमले की न सिर्फ मजम्मत की जाएगी, उन तमाम लोगों ने जिनने अपनी जानें गंवाई हैं उनको खराज अकीदत पेश किया जाएगा। भारत सरकार की जानिब से किए गए तेज तर इकदाम के सिलसिले के बाद यह अहम तरीन इजलास कल होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी 23 अप्रैल को जहां कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद जो इकदाम थे उनका फैसला हुआ था, जिनमें सिंध-तास मुआहिदे को रोकना, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करना, भारत में पाकिस्तानी सिफारती मौजूदगी को कम करना शामिल था। और अब खबर यह है कि कल 11:30 के बाद काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का भी इजलास हो सकता है। लेकिन उससे पहले सबकी नजरें इस बात पर है कि 11 बजे काबीना का इजलास होगा और यह पहला इजलास होगा 22 अप्रैल के उस अफसोसनाक वाक़े के बाद। दारुलकुमत दिल्ली ने सिफारती ताल्लुकात को कम करने पर फैसले पिछली मीटिंग में लिए थे। CCS की मीटिंग से पहले जब हुकूमती सतह पर मीटिंग होगी तो देखना यह होगा कि क्या फैसले वहां से होते हैं। उसके बाद ब्रीफ भी मीडिया को किया जा सकता है। जब पाकिस्तान की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आया था तो फिजाई हुदूद को भारतीय परवाजों के लिए बंद कर दिया गया था। POK के अंदर हमने देखा अफवाज को काफ़ी अलर्ट पर रखा गया, शिमला मुआहिदे को मुअत्तल किया गया, दो तरफा ताल्लुकात को इस सारी सूरत हाल के बीच बुरी तरह मुतासिर होते हुए हमने देखा। और इसके बाद कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, अखनूर और दीगर सेक्टर्स में सरहदी इलाकों में भी तनाव 28 और फिर आज 29 तारीख के दरमियानी शब को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगे और फौज की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई फौज की जानिब से मौसर अंदाज में की गई। लेकिन अब खबर ये भी है कि कल सुबह जब इजलास बुलाया गया है काबीना का, ये पहला इजलास होगा 22 तारीख के इंसिडेंट के बाद और काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की भी मीटिंग, CCS का इजलास भी कल ही मुतवक्के है। और साथ में एक और इजलास वज़ीर ख़जाना की सरबराही में इक़्तिसादी उमूर के एहलकारों की मीटिंग में भी जो माहिरीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ भी होगी। इस तरह की खबरें हैं। उस इजलास में भी तय पाएगा कि हुकूमत के इक़दामात के बाद हिकमत अमली किस तरह की ज़रूरत है। लेकिन बैक टू बैक एक तरफ कैबिनेट, फिर CCS और उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स की इस मीटिंग पर सबकी नजरें रहेंगी, जहां से बड़े फैसले मुतवक्के हैं। पहले इजलास में 5 बड़े फैसले हुए थे CCS की। कल देखने वाली बात होगी जहां दिल्ली में मीटिंग्स के हवाले से काफ़ी सरगर्मियां रहने वाली हैं और टॉप लेवल की इन मीटिंग्स में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है कि स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए, उस पर भी कल फैसला हो जाए और खुसूसी इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जा सकता है। इस मीटिंग में ये फैसला भी मुतवक्के है।
इधर पाकिस्तान भारत कशीदगी के बीच पाकिस्तान की जानिब से जंगी फिजाई गश्ती मशकों का हवाला देते हुए 28 अप्रैल से 30 यानी कल तक अपनी फिजाई हुदूद 48 घंटों के लिए बंद रखी गई है। इस्लामाबाद और लाहौर के गिरदोनवाह में फिजाई हुदूद गैर फाल है। ये इक़दाम उन कयास आराइयों के दरमियान सामने आया जब पाकिस्तान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत की तरफ से मुमकिन कार्रवाई के बारे में फिक्रमंद हो रहा है और ख्वाजा आसिफ का बयान भी इसकी तस्दीक करता है। इधर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के सफारतकारों ने एक बड़ा फैसला करते हुए अपने अहले खाना को पाकिस्तान से वापस अपने अपने मुल्क भेज दिया है। मकामी ज़राए बताते हैं कि फैसला भारत पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया, जहां पर अपनी फैमिलीज़ को इन तमाम लोगों ने वापस वतन लौटा दिया है। जनूबी कश्मीर के बाइसरन वादी पहलगाम में जहां हमले के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत में साबिक अकाउंट बंद कर दिया गया है और उनका नाम एक्स पर नजर तो आ रहा है, ताहम अकाउंट बंद कर दिया गया और इससे कबल 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी इश्तियाल अंगेज और फिरका वाराना और गुमराह कुन बयानात या हसास मवाद के साथ भारत, अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ झूठे और प्रोपेगेंडाज या गुमराह कुन बयानात नश्र करने पर गुज़श्ता रोज़ ब्लॉक कर दिया गया था। फैसला पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के तनाजुर में वज़ारत दाखिला की सिफारिशात के बाद लिया गया। मजमूई तौर पर चैनल्स की 63 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जिन पर पाबंदी लगी और आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भी भारत सरकार ने भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको वादी कश्मीर लिए चलते हैं। सूबाई इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है और सूबाई कमिश्नर के दफ्तर से आज तमाम सयाहती खिदमात फराहम करने वालों को हिदायत दी गई है कि वो बुकिंग की रकम वापस करके खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतासरा सयाहों की मदद करें। डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जारी करदा एक बाज़ाब्ता मुवासलत में जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि हुकूमत ने पहले ही फैसला लिया जब 87 में से 48 के करीब सयाहती मकामात को सलामती सूरत हाल के पेश नज़र और पहलगाम हमले के बाद बंद करना पड़ा। उसके बाद मुतलकीन से इस हुक्म के ज़रिए राब्ता करने की कोशिश भी हुई और हुकूमत ने कहा कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने पहले से ही बुकिंग की थी, मुतासरा सयाह हैं, ख़ास तौर से उनकी मदद की ज़रूरत है और हुक्मनामे के मुताबिक बुकिंग की रकम वापस की जाए। जिसके बाद कुछ बड़े इदारों, ख़ास तौर से बड़े होटल्स जिन पर ये इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने हुकूमती हुक्मनामे के बाद भी मनमानी शुरू कर दी है और मुतासरा सयाहों की मदद के लिए वो तैयार नहीं हैं और जो बुकिंग की रकम थी वापस करने से इनकार किया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से एक और मवासलत जारी हुई है और इस ऑर्डर के मुताबिक सूबाई इंतजामिया की जानिब से तमाम कंसर्न लोगों से KCCI, खारा, इसके अलावा दीगर जो अंजुमनें हैं, तंजीमें हैं जिनसे वाबस्ता जिम्मेदारान को कहा गया है कि वो मुतासरा सयाहों की मदद करें और जिन लोगों ने बुकिंग की थी बाद में मनसूख हुई पहलगाम हमले के बाद, उन लोगों की मदद की जाए। इमरान, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हुक्मनामे में, क्या क्या और किन किन लोगों को ज़रूरी हिदायत हैं? क्योंकि आज सुबह जब हमने खबर ब्रेक की थी तो उस वक्त इतलात ये मौसूल हुई थी कि हुकूमती सतह पर ऑर्डर्स तो जारी किए गए लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी सारी कम्युनिकेशंस, ऑर्डर्स और इकदाम के बावजूद भी वो जो बुकिंग की रकम थी या पैसा था वो रिफंड नहीं किया है। जी बिल्कुल, ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर ने कश्मीर में तमाम जो टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स है यानी कि सयाहती खिदमत फराहम करने वालों को हिदायत दी है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुतासरा सयाहों को वापस की जाए और कैंसिल फीस माफ की जाए, यानी उन्हें रिफंड किया जाए। जैसे आपने कहा कि शिकायत मौसूल हुई थी कि ये रिफंड से कुछ जो होटलियर्स है वो इनकार कर रहे, बशमूल इसमें 5 स्टार होटल्स भी शामिल थे और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और महकमा सयाहत की से जारी हुक्म में होटल मालिकान, गेस्ट हाउसेस, हाउस
ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और दीगर सयाहती खिदमात फराहम करने वालों से कहा गया है कि वो सयाहों को हर मुमकिन मदद फराहम करें और उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए फौरी इकदाम करें। और इस जी। ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि सयाहती खिदमात फराहम करने वाले ये जो टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स है उनसे इस हिदायत पर अमल करें। उनसे कहा गया कि वो इस हुक्मनामे पर अमल करें ताकि कश्मीर की जो सयाहत दोस्त शनाख्त है वो बरकरार रहे। और ये जो हुक्मनामा गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दिया है और ये हालिया पहलगाम हमले के बाद सामने आया है, उसके बाद कई होटलों की जानिब से रिफंड के अहकाम पर अमल न करने की शिकायत मौसूल हो रही थी। और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि वजारत सयाहत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत ने पहले ही हिदायत जारी थी कि सयाहों को मुकम्मल रकम वापस की जाए, यानी इनको रिफंड की जाए। तहम कई होटल रिफंड देने के बजाय क्रेडिट नोट्स जारी कर रहे थे और हुकूमत ने तमाम होटल मालिकान और दीगर सयाहती खिदमत फराहम करने वालों को सख्ती से हिदायत दी है कि वो पूरी तौर पर रिफंड का अमल मुकम्मल करें और सयाहों को दरपेश मुश्किलात को खत्म करने के लिए संजीदगी से इकदाम करें। यानी कि जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से नया हुक्मनामा ऑर्डर किया गया है और इसमें जी। क्लियर कट डायरेक्शंस तमाम होटल मालिकान सर्विस प्रोवाइडर्स को दी है कि वो इस हुक्मनामे पे सख्ती से अमल करें और जितने भी सयाहों को दरपेश मुश्किलात हैं उनको खत्म करने के लिए संजीदगी से इकदाम करें। और अगर इस तरीके की कोई और शिकायत सरकार के सामने आती है कि जिस भी ऑपरेटर ने ट्रैवल या गेस्ट हाउस है, बोट है या कोई होटलियर होटल ओनर है या होटल मालिकान है, उनकी तरफ से कोई शिकायत आती है कि सयाहों की जो बुकिंग कैंसिलेशन हुई है उसमें उनको रिफंड नहीं मिलता है, तो उस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ। लेकिन इस हुक्मनामे में कहा गया है कि जितने भी होटल मालिकान या दीगर सयाहती खिदमत फराहम करने वाले जो हैं वो इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल करें। सख्ती इस हिदायत में दी गई है और कहा गया कि वो पूरी तौर पर रिफंड का अमल मुकम्मल करे और सयाहों को दरपेश मुश्किलात को खत्म के लिए संजीदगी से इकदाम करें। अच्छा, ये जो होटल मालिकान हैं, कंसर्न लोग हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही है सर्कुलर में, जिनका नाम JKHC है, होटलियर्स क्लब है, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन है, इनका मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि सुबह सुबह ये भी इतलात मिली थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे जी हमने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है कि ये पैसा वापस, या फिर कोई यकीन दिलाया जा सकता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा वक्त लेकर शायद ये सारा पैसा वापस जा सकता है इन तमाम लोगों को जिन्होंने बुकिंग की थी? इस सिलसिले में आज श्रीनगर के अंदर 12:30 बजे तमाम होटल मालिकान और जितने भी टूरिज्म के साथ एसोसिएट जो स्टेक होल्डर्स है उनकी एक मीटिंग मुनाकिद हुई और इस मीटिंग में इस इशू पर गौर खोज किया गया और ये बताया गया कि जहां जहां से शिकायत मौसूल हुई है, जिस तरह से सुबह जैसे आपने भी कहा कि गुलिस्तान न्यूज ने ही इसको ब्रेक किया था और जब ये खबर ब्रेक हुई तो उसके बाद ही सारी जो चीजें हैं वाक़या हो गई और उसके बाद ही होटल मालिकान या दीगर जो टूरिज्म से वाबस्ता जो स्टेक होल्डर्स है जिनमें हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन भी शामिल है, तो वो इस पे जो है उन्होंने फिर मीटिंग की और इस सिलसिले तमाम तर गौर खोजा गया और ये भी फैसला हुआ कि अगर कहीं कोताही हुई है या कोई रिफंड का कोई मसला है तो उस हवाले से उस मसले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और ये कहा गया कि चूंकि अभी जो जिस तनाजुर में ये फैसले लिए जा रहे हैं या जिस तनाजुर में ये अभी बुकिंग कैंसिल हुई है या रिफंड का मामला है, ये ऐसे वक्त पे हुआ जब कश्मीर में हालात कशीदा है, तनाव है और खासकर एक ऐसे साने पर जिसमें तमाम न सिर्फ आम कश्मीरियों ने बल्कि जितने भी सोसाइटी के जो लोग हैं, जितने भी सेक्टर्स यहाँ पे हर एक ने एक जबान हो के बिला मजहब और मिलत उसके लिए अपना जो इजहार यकजहती भी की और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हर ताउन की जो है हर ताउन फराहम किया जाएगा और इनमें खासकर होटल्स वाले जो है या जो इस टूरिज्म सेक्टर के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो सबसे आगे रहे। और इसलिए आज की जो उनकी मीटिंग थी, जितने हमारे पास इतलात हैं, क्योंकि अभी सारी जो
की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं इशू किया गया, लेकिन जितना मैंने अपने तरफ से कुछ लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि डिसीजन ये लिया गया है कि अगर कहीं पे इस तरीके की शिकायत है तो उसको एज सून एज पॉसिबल जो है हल किया जाएगा, और किसी के साथ भी किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी, और ना ही किसी किस्म की जो सरकारी हुक्मनामे है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइकू, मुकम्मल तफसीलात फराहम कर रहे थे। सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है जिसकी मजीद तफसीलात इमरान बता रहे थे कि उन सयाहों की मदद की जाए जिन्होंने ऑलरेडी पैसा दिया था लेकिन कश्मीर नहीं आ सके। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये फैसले और इनके असरात भी मुख्तलिफ हिस्सों और खित्तों के अंदर दिखना शुरू हुए हैं। इधर जहां पर सयाहों को मुश्किल पेश ना आए इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और एक हुक्मनामा जारी हुआ, वहीं आज सूबाई इंतजामिया की जानिब से भी तस्दीक की गई कि कश्मीर सूबे में तमाम अहम सयाती मकामात जिनमें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील और मुगल गार्डन्स शामिल हैं, मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और सयाहों को खुश आमदीद कह रहे हैं। सयाहती महकमे के एक सीनियर अफसर की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि अहम मकामात पर सयाहती सरगर्मियाँ बगैर किसी रुकावट के जारी और वहाँ मुसलसल सयाहों की आमद देखी जा रही है। मुतलका हुकाम बताती है कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दीगर नुमाया मकामात खुले हैं और महफूज हैं। सयाह आज़ादी से घूम फिर रहे हैं और इनकी सलामती और सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सिर्फ चंद और कम जो मसरूफ़ सयाहती मकामात थे जो मजमूई तौर पर 4 से 5% ही सयाहत का हिस्सा हैं, एहतियाती तौर पर आर्जी तौर इनको बंद रखा गया है जिनकी तादाद 47 बनती है। इधर मुतलका हुकाम के ज़िम्मेदारान ये भी बताते हैं कि किसी भी अहम सयाहती इलाके में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। सयाहों का पुरतपाक खैर मकदम किया जा रहा है। मकामी बरादरियाँ, मकामी लोग, इंतज़ामिया और सयाहत से वाबस्ता फ़रीक़ैन इनके क़याम को मुकम्मल तौर पर आसान बना रहे हैं। ये बयान हाल ही में पहलगाम वाक़े के बाद सामने आया और हुकाम ने ज़ोर देकर कहा कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है, किसी भी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। सयाहों को मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों यूटीज़ से जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू सूबे से आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस की गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी पाकिस्तान ने प्रगवाल इलाके के अंदर चिनाब रिवर पोस्ट को अभी तक की जानकारी के मुताबिक निशाना बनाया है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो अच्छी खबर है, लेकिन फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने हलचल तेज कर दी है। जहां उस तरफ हाई अलर्ट है, हमले का डर पाकिस्तानी अफवाज को सता रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे इलाके को डिस्टर्ब करने के लिए पहले कुपवाड़ा, फिर पुंछ, फिर अखनूर और उसके बाद नौगाम कुपवाड़ा में या लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी सेक्टर में नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद प्रगवाल सेक्टर में भी फायरिंग की गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा करिए तो वहाँ पर सीज फायर वॉल्यूम जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई है और ये 10 से 12 राउंड जो है वो चलाई गई है, जहाँ पे भारतीय सेना की चिनाब रिवर जो पोस्ट है वहां पर ये गोलाबारी हुई है। हालांकि भारतीय सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है और जिस प्रकार से आप देखिए लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो कहीं न कहीं सीज फायर वॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो सीज फायर वॉल्यूशन पाकिस्तान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा कि इंजर्ड की बात करें तो किसी प्रकार का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय सेना की चिनाब रिवर पोस्ट पर वो गोलाबारी की गई है और इस तरह पूरी तरीके से जो है वो सेना अलर्ट पर है। सीआरपीएफ जवानों के द्वारा नाके लगाए जा रही हैं और जो वाहन गुजर रही हैं उस इलाके से वहां पर प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है। वाहनों की साथ जो यानी कि पहचान पत्र वो उनसे पूछा जा रहा है और इस समय पूरी तरीके से इलाका जो है वो इस समय जो है वो अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो सीज फायर वॉल्यूशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वॉल्यूशन कर रहा है, जिसके चलते इस जो सीआरपीएफ जवान है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और इलाके को पूरी तरीके से जो है वो वहां पे नाके लगाए जा रही है और इस समय चेकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, क्या ये उन इलाकों में शामिल हैं जहां पर हम देख रहे थे 48 घंटे का समय भी लिया गया था? ये जो एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी इंटरनेशनल बॉर्डर या
एलओसी के आसपास, और बहुत सारी जगहों पर किसानों को यह कहा गया था कि 48 घंटों में फसलें काट लें क्योंकि इन इलाकों को टारगेट सीमा पार से किया जा सकता है। तो उन एरियाज में ये भी है जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज खासतौर से किसानों ने करनी थी। बिल्कुल, ये वही इलाके हैं, इनके आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो ये लगते वो इलाके हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो किसानों ने फसलें भी काटनी थी, जिसके चलते आप देखिए कहीं ना कहीं टाइमिंग भी, जिस प्रकार से आपने कहा कि समय भी यहाँ पर जो है वो दिया गया था। और इन इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो उस पर जो है वो पाकिस्तान निशाना बनाते हुए जो नजर आ रहा है। और ये इलाके जहां पर किसानों ने जो है वो अपनी फसलें जो है वो उगाई है, और पाकिस्तान के द्वारा जो ये सीजफायर वॉयलेशन है वो चिनाब रिवर पोस्ट पर जो है वो गोलाबारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ थी, बता रही थी कि चिनाब रिवर पोस्ट को टारगेट किया गया है। इधर ये भी खबरें हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो पाकिस्तानी रेंजर्स की जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसको वापस नहीं छोड़ा और इनकार भी किया गया। जवानों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें, बॉर्डर पेट्रोलिंग के दौरान ख़ास तौर से सख्त एहतियात बरतें। सीनियर बीएसएफ ऑफिसर की जानिब से इस बात की खबर रसां इदारों के साथ बात करते हुए तस्दीक की गई है कि एडवाइजरी जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है, और पाकिस्तानी रेंजर्स ने जब एक जवान को पेट्रोलिंग के दौरान जो गलती से सरहद पार चला गया था उस वक्त उसको डिटेन कर लिया और उसके बाद उसको वापस देने से इनकार कर दिया। तो ड्यूटी के दौरान सलामती सूरत हाल को भी यकीनी बनाएं, लेकिन खुद की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। पेट्रोलिंग पार्टीज़ के लिए ये जो है वो बीएसएफ की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है। मौजूदा सूरत हाल की भी जहाँ टेंशन बॉर्डर पर ज़बरदस्त है, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने का काम कर रही हैं। और उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर बीएसएफ पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, ख़ासतौर से पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, कच्छ है, और इसके अलावा नज़र इस बात पर भी है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ फ़ौज के साथ बीएसएफ भी खिदमात अंजाम देती है उन इलाकों में विजिलेंट रहें, बहुत एहतियात बरतें, चूँकि दुश्मन किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। और कई तरह की कोशिशें भी हुई सरहद पार से मुसलसल इन 100 घंटों के दौरान, बैक टू बैक फायर। और ये खबर भी साथ साथ जो आप देख रहे हैं इस वक्त भी एक इलाके को टारगेट किया गया है, और मौजूदा सूरत हाल के बीच इस बात पर भी फोकस रहेगा कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या ख़ास तौर से उन इलाकों के अंदर जहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं उन एरियाज़ के अंदर किसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को नुकसान ना हो, क्योंकि एक जवान जो सरहद पार गलती से गया था उस जवान को वापस नहीं आने दिया गया। पाकिस्तान ने इससे इनकार भी कर दिया। और इन सब के बीच में हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकाम जब ये सब कर रही है तो काफ़ी सख्त इक़दामात भारतीय हुकाम की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं। इधर 22 रन पहलगाम में पेश आए हमले को 8 रोज गुजर जाने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन आज भी जारी रहा। दिफाई ज़राए के मुताबिक मफरूर मिलिटेंटों की तलाश के लिए पहाड़ी सिलसिलों, घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम कर दिया है, जबकि इजाफी एहलकारों को भी इलाके में तैनात किया जा रहा है। तलाशी ऑपरेशन में फ़ौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिनमें खुसूसी यूनिट शरीक हैं, जो न सिर्फ जंगलात के इलाकों को छान मार रहे हैं बल्कि जदीद आलात की मदद से ज़ेर ज़मीन कुदरती गुफाओं, इसके अलावा पथरीली चट्टानों के पीछे और नदी नालों के अतराफ भी मुमकिन दहशतगर्दों के पनाहगाहों की तलाशी में मसरूफ़ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से पता चलता है कि हमलावर मुमकिन तौर पर पहलगाम और इससे मुलक्का इलाकों में ही कहीं रोपोश हुए हैं। फोर्सेज को शुबा है कि दहशतगर्द गुफाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र हर चट्टान और दरख्त के पीछे की जांच हो रही है। दूसरी जानिब कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने इस हमले के बड़े पैमाने में तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। एजेंसी के एहलकारों ने जाए वारदात और इसके अतराफ का कई बार मुआयना किया और मकामी अफराद, चश्मदीद या गवाहों और कुछ मुश्तबे अफराद से पूछगछ की जा रही है। ज़राए के मुताबिक NIA ने मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग्स और दीगर तकनीकी शवाहिद भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं ताकि हमलावरों के नेटवर्क और उनके मुमकिन सहूलतकारों तक पहुँचा जा सके। ज़राए के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहा और गोला बारूद की नौयत और मिकदार के बारे में भी फॉरेंसिक जांच जारी है ताकि इस अमर का पता चल सके कि आया ये हथियार सरहद पार से स्मगल किए गए या मकामी तौर पर हासिल किए गए। और इसके अलावा वादी कश्मीर में पूरे खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। तमाम हसास मकामात पर गश्त और चेकिंग में इजाफा देखने को मिल रहा है।
बड़ी बात यह है, सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक आम शहरियों या मकामी अवाम की जानिब से इन ऑपरेशंस के दौरान जहां ताउन की ज़रूरत है, एहतियात से काम लिया जा रहा है और ताउन भी भरपूर मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान की बढ़ती कशीदगी के बीच जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग तलब की और तफसीलात के मुताबिक इजलास में काबीना क़यारकीन, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जुल्लू भी मौजूद थे। ये इजलास निसफ घंटे से ज़ायद अरसे तक जारी रहा, जिसके बाद तमाम शुरका सिविल सेक्रेटरीट रवाना हुए। इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हुआ जब सरहद पर कशीदगी उरूज पर है और कश्मीर में भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दर्जनों सयाहती मकामात को बंद किया गया। हालात ने 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले के बाद संगीन रुख इख्तियार किया और इस हमले में 25 से ज़ायद सयाह अपनी जान गंवा बैठे थे, जिनमें एक मकामी सैयद आदिल हुसैन भी शहीद हुआ। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां कश्मीर भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं, ताहम इस बारे में सरकारी तौर पर यह तस्दीक नहीं की जा रही है कि अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं। ताहम एहतियाती तौर पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में जरूर लिया गया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरी जम्मू में तमाम महकमों में मौसम गर्मा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने इस दौरान मौसम गर्मा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया और हमवार मौसम गर्मा को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला ने अपने दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में भी कहा कि सिविल सेक्रेटरी जम्मू में तमाम महकमों में मौसम गर्मा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत की गई। इस दौरान मौसम गर्मा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। हमवार मौसम गर्मा को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी दी गई हैं। सरहदी जिला पुंछ में मंडी में सड़क के एक हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि सर्वे ड्यूटी से वापसी पर अकाउंट असिस्टेंट मोहम्मद इकबाल जो जख्मी हुआ है इस वक्त खतरे से बाहर इसकी हालत बताई जाती है। तहसील मंडी के गांव सलोनिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मोहम्मद इकबाल नामी अकाउंट्स असिस्टेंट दौरानी ड्यूटी जख्मी हुआ। बताया जाता है कि वो वज़ीर आज़म आवास योजना स्कीम के तहत सर्वे करने के लिए सरकारी ड्यूटी पर मामूर थे और वापसी के दौरान उनकी गाड़ी सड़क से फिसल कर अचानक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए उन्हें फौरी तौर पर सब ज़िला अस्पताल मंडी मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए ज़िला अस्पताल पुंछ मुंतकिल कर दिया गया। मेरा नाम तनवीर अहमद खान है जी। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये हमारी फ्रेटर्निटी के मेंबर्स जो है आज अपनी जो है ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, जिनकी ड्यूटी जो है सलोनिया गांव में थी। तो तकरीबन इस वक्त से तकरीबन 2 घंटा पहले अनफॉर्चुनेट हमें खबर मिली है कि इनको SDH जो मंडी CHC में रेफ़र कर दिया गया था। पता करने पे पता चला है, जब इंक्वायरी हमने की तो ये पता चला कि मोहम्मद इकबाल इनका नाम है, जो अभी DCFS पुंछ में डेपुटेशन पे थे और PMAY जो सर्वे चल रहा है उसके लिए डेप्यूट थे विलेज सलोनिया में। तो तकरीबन जब ये अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करके सर्वे ख़त्म करके लौटे अपनी गाड़ी जहाँ पे इन्होंने पार्क की हुई थी, तो थोड़ी सी स्लाइड होके जो गाड़ी नीचे गिर गई है, उसमें ये 3 लोग गाड़ी के अंदर सवार थे जो है, तो छोटी मोटी जो चोट सबको आई है, बट सेफ है इस वक्त। हमने जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कैपेक्स बजट 2025-26 की तजावीज़ का जायज़ा लिया। निचली सतह के बुनियादी ढांचे, मनसूबों की बरवक्त तकमील और नताइज पर मबनी मनसूबाबंदी पर आज नायब वज़ीर आला ने अफसरान पर जोर दिया। इस बीच तेज़ रफ्तार तरक्की में ताख़ीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा कई लोगों की जानिब से किया जा रहा था, जिसका हुकूमत ने नोटिस लिया है। मुतल्लिका अफसरान आज मौजूद रहे। आज के इजलास में नायब वज़ीर आला के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान, काबीना वज़ीर सकीना ईतू,
सतीश शर्मा, जावेद डार और जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी व दीगर मौजूद रहे। चलिए, प्रोग्राम अब तक में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक खास प्रोग्राम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है, तनाव है, और इस पुरतनाव सूरत हाल के बीच सरहदी इलाकों की आवाम क्या कुछ कहती है, उन इलाकों में जहां पर खौफ व हरास का माहौल एक बार फिर से फैल रहा है। करना, टंगधार और आसपास के इलाकों में ज़ेर ज़मीन बंकरों का काम भी दोबारा से शुरू हुआ या फिर साफ सफाई शुरू कर दी गई है। तालीमी निज़ाम भी मुतासिर होने का खदशा है। लोगों को डर है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है तो इस इलाके में बुरी तरीके से लोग मुतासिर होंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक की आप ख़ास रिपोर्ट देखेंगे दूर दराज सरहदी इलाका करना टंगधार से। ब्रेक के उस पार एक ख़ास प्रोग्राम।